आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग 10th अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8th अगस्त के किए थे, उसका रिवीजन भी करेंगे। 9th अगस्त को संडे था तो इसलिए वहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं थी। 10th अगस्त की न्यूज़ में हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं और प्रीलिम स्पेसिफिक एक ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं प्रीलिम स्पेसिफिक पूरी एक सीरीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स, और आपके प्रीलिम्स एग्जाम से एक महीना पहले मैं उसको रिलीज़ करूंगा। उसमें इनसाइट के डेली करंट अफेयर में जो प्रीलिम स्पेसिफिक नीचे आते हैं ये पूरे के पूरे मंथली कंपाइलेशन में एक साथ आते हैं। किसी में 50 टॉपिक्स आते हैं, किसी में 100, किसी में 150। वो सारे के सारे एक वीडियो में आएंगे। एग्जाम से जस्ट पहले ये रिवाइज़ करना बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली सेम चीज़ विजन की भी आती है। विजन की जो मंथली कंपाइलेशन होती है उसके लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ आती है कि वो शॉर्ट न्यूज़ का भी मैं सेम वीडियो बना करके आपको सिमिलर टाइम के साथ उसी ड्यूरेशन में जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनसाइट का जो डेली न्यूज़ होता है वही मंथली कंपाइलेशन में यूज़ किया जाता है। तो मैं उसकी कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहले मैं बना दिया करता था, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा टाइम लगता था, क्योंकि मुझे इन्हीं वीडियोज़ को बस कट पिट करके आगे पीछे एडजस्ट करना होता था। जो भी मंथली कंपाइलेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग उसमें मेरा टाइम लगता था, बेनिफिट मुझे होता था, मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते थे, लेकिन कोई ऐसा कोई मोटिव है नहीं मेरा उसका। सेम चीज़ है, आप इसी मंथ की अगर आपको अगस्त की मंथली कंपाइलेशन देखनी तो आप अगस्त की प्लेलिस्ट देखिए, वही सब टॉपिक है। आपको टॉपिक समझने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए रादर देन कि किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करते हैं 8 अगस्त की। 8 अगस्त को 7 टॉपिक्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला टॉपिक था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया वो थे जिन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे 1931 में अडॉप्ट किया था। पिंगली वेंकैया की बर्थ एनिवर्सरी 2 अगस्त को थी। वो 1876 में आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उन्हें झंडा वेंकैया के नाम से भी बुलाया जाता था। वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और डिज़ाइनर भी थे। इवोल्यूशन कैसे हुआ था इस फ्लैग का, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया था, ये हम लोगों ने इस पूरे टास्क के अंदर देखा था। एंग्लो बोयर वॉर के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, और इंडिया का जो फ्लैग कोड है उसका ओवरव्यू भी लिया था। ट्राइफेड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ट्राइफेड आता है। ये एक कोऑपरेटिव बॉडी है। इसका काम होता है जो भी हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है और जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ट्राइबल एरिया के अंदर, उसका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ताकि ट्राइबल्स की लाइवलीहुड इंप्रूव हो जाए, प्लस में उनकी ट्रेड को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। 1987 के अंदर ट्राइफेड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अभी इसकी 33rd फाउंडेशन डे मनाया गया था 6 अगस्त को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे 2 तरीके से, मार्केट डेवलपर कैसे है और सर्विस प्रोवाइडर कैसे है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करने में कैसे हेल्प करता है ट्राइबल एरिया के अंदर। कुछ स्कीम्स थे, कुछ इनिशिएटिव्स थे जो ट्राइफेड ने लॉन्च किए थे ट्राइबल पीपल की सपोर्ट के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए। कुछ थे उनके फूड के रिलेटेड, कुछ था उनके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, उनके अंदर मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कुछ उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके एमएसपी के रिगार्डिंग था, और कुछ वहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीप्रेन्योरशिप, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, और जो महात्मा गांधी जी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ के अंदर, उसके रिगार्डिंग, और गांधी जी का जो चंपारण के सत्याग्रह थे उसके 100 साल जब पूरे हुए थे 2017 के अंदर, तब प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया था राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। बेसिकली एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बनेगा स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऑडियो विजुअल इमर्सिव शोज़ वहाँ पर दिखाई जाएंगे, LED पैनल्स लगेंगे कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन इंडिया के अंदर एक वर्ल्ड का एक जो चेंज इनिशिएटिव था सक्सेसफुल रहा था। एक जर्नी रही है सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह तक। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एम्स और टारगेट्स जो अचीव हो चुके थे स्वच्छ भारत मिशन के वो देखे थे। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस क्या है यूनियन स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का। इटालियन मरीन केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर ने कहा था कि हम लोग उस केस को बंद करना चाहते हैं। सेंटर ने जुलाई में एक प्ली फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक उस विक्टिम की फैमिली को कंपेंसेशन नहीं मिल जाता तब तक इस केस को डोमेस्टिकली क्लोज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इटली की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालो और वहाँ से कंपेंसेशन की डिमांड करो। पूरा का पूरा केस क्या था, मैंने आप लोगों को इस पूरे केस की ओवरव्यू दे दिया था कि किस तरीके से 2 इटली के मरीन्स ने 2012 के अंदर बाय मिस्टेक या फिर कह सकते हो बाय चॉइस और एनीथिंग 2 इंडियन फिशरमैन्स को शॉट कर दिया था फायर करके, और उनको फिर इंडिया में पकड़ लिया गया था। उनके ऊपर केस चला था, काफ़ी आगे पीछे चीज़ें हुई थी। इटली ने कहा था कि इनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है। फिर केस गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कहा था कि इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इटली करेगा, लेकिन इन लोगों को सॉवरेन इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए इंडिया इसके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं रखेगा। लेकिन इंडिया के जो 2 विक्टिम्स थे, फिशरमैन्स थे, उनकी फैमिली को कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा, और इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था।
आगे हम बात करते हैं फूड सिस्टम विजन प्राइज़। यूएस की बेस्ड 2 रॉकफेलर फाउंडेशंस ने उन्होंने पार्टनरशिप की थी बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सेकंड म्यूज़ और ओपन आईडियो। इनका एक कॉन्सेप्ट है फूड सिस्टम विजन का। इसके लिए 6 इंटरकनेक्टेड थीम्स हैं। इंडिया की तरफ से इन्होंने नांदी फाउंडेशन को चूज़ किया था। नांदी फाउंडेशन उन टॉप 10 विजनरीज में से है जो इस फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज़ के लिए एलिजिबल हैं। नांदी को रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि इनके अराकोनॉमिक्स मॉडल को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर इन्होंने देखा था कि 955 विलेजेस के अंदर 25 मिलियन ट्रीज़ प्लांट किए गए थे। प्लस में इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसा काम किया गया था जहाँ पर फार्मर्स के लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। करंटली दिल्ली के अंदर 0.29% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 तक हम लोग इस परसेंटेज को इंक्रीज़ करके 25% तक रेज कर देंगे। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ किया जाएगा उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेगा और उसके ऊपर कोई रोड टैक्स भी नहीं लगेगा। प्लस में जो लोग भी इसको परचेज़ करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, अगर आपने 2 व्हीलर परचेज़ किया है, 3 व्हीलर परचेज़ किया है, ऑटो, ई रिक्शा, आपको 30 रुपीज़ 1000 का इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार परचेज़ करते हो तो आपको 1.5 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। और कमर्शियल व्हीकल के लिए लो इंटरेस्ट लोन की बात की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाया जाएगा और 200 चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर। लेपर्ड्स के ऊपर एक ट्रैफिक की एक स्टडी थी, उसमें हम लोगों ने कॉमन लेपर्ड्स के बारे में जाना था, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, रिपोर्ट की हाइलाइट्स बताई गई थी, लेकिन रिपोर्ट की और डिटेल जो चीज़ें हैं वो बाद में लॉन्च की जाएंगी। बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंडियन के अंदर लेपर्ड्स का जो सर्वे कंडक्ट किया गया था लास्ट 2014 के अंदर, उससे लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं। ट्रैफिक के बारे में जाना था कि ये एक किस तरह का नेटवर्क है, कैसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर हम लोगों ने लेपर्ड के बारे में जाना था, उसके कुछ फैक्ट्स, जैसे कि उसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस फास्कस, उसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या शेड्यूल है, साइट्स के अंदर कहाँ पर इंक्लूडेड है वो, IUCN के रेड लिस्ट में कौन सी जगह पर है, उसकी 9 सब स्पीशीज़ के बारे में जो वर्ल्ड में डिफरेंट लोकेशंस पर है। IUCN का स्टेटस भी देखा था, वाइल्ड लाइफ के शेड्यूल्स भी देखे थे, IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरीज के बारे में भी बात की थी। 10 अगस्त के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला है क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकंड इज प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज UPSC चेयरमैन, थर्ड इज लोक अदालत हेल्ड ऑनलाइन, फोर्थ इज व्हाट इज द नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस अनाउंस रिसेंटली, फिफ्थ इज इंडस वाटर ट्रीटी IWT, सिक्स्थ इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। Under GS paper 1 Quit India movement, this topic is covered under the freedom struggle, its various stages and important contributions from different parts of the country. क्विट इंडिया मूवमेंट की 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी 8 अगस्त 2020 को। हर साल 8 अगस्त को हम लोग अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, अगस्त क्रांति दिन। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है और ये लॉन्च क्यों हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, स्टार्ट हुआ था 1939 के अंदर, और उस समय जापान जो कि एक्सेस पावर का पार्ट था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ में बताया था एक्सेस पावर्स कौन सी थी, अलाइड पावर कौन सी थी। दोबारा बता देता हूँ अगर कोई पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है। एक्सेस पावर्स के अंदर था जर्मनी, इटली और जापान। अलाइड पावर्स के अंदर थे 4, UK, US, रशिया और चाइना। ये आपको मालूम होना चाहिए। इन सब के अगेंस्ट ही, एक दूसरे के अगेंस्ट ही वॉर चल रहा था। जापान जो कि एक्सेस पावर का पार्ट था, that were opposed to the British in the war were gaining onto the north eastern frontiers in India। जो कि ब्रिटिशर्स के अपोज में थे, वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट जो कि इंडिया का है, वहाँ पर उनको थोड़ा सा उस फ्रंट में उनको गेन मिल रहा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हुआ था। ब्रिटिश ने अबेंडन कर दिया था उनकी टेरिटरीज़ को साउथ ईस्ट एशिया में एंड हैड लेफ्ट देयर पॉपुलेशन इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है कि लड़खड़ा जाना, उनकी पॉपुलेशन को लड़खड़ाहट के मोड में छोड़ दिया था। दिस एक्ट डिड नॉट गार्नर, गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर इतना फेथ कलेक्ट नहीं हुआ था कि क्या ब्रिटिश की इतनी एबिलिटी है कि वो इंडिया को डिफेंड कर पाएगा एक्सेस पावर के एग्रेशन के तहत। गांधी ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश अगर इंडिया को छोड़ देते हैं तो जापान के पास ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं होंगे इंडिया को इन्वेड करने के। बेसिकली जापान जो है वो ब्रिटिशर्स को अटैक करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हियरिंग द न्यूज़ अबाउट द ब्रिटिश सेटबैक्स इन द वॉर, जब न्यूज़ सुनने को आ रही थी, खबरों में ये चल रहा था कि किस तरीके से ब्रिटिश को सेटबैक मिल रहा है वॉर के अंदर, जो वॉर टाइम की डिफ़िकल्टी थी, जैसे उस टाइम पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे। इस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, भारतीय लोगों की नाराज़गी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश का उधर पे वॉर में सेटबैक वहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसके कारण वो हमारी कंट्री के अंदर कीमतों को बढ़ाए जा रहे हैं।
Failure of the Cripps mission to guarantee any kind of constitutional remedy to the India's problem also led to the INC calling for a mass civil disobedience movement. क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना भी एक तरह की गारंटी थी कि नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना ये एक तरह की जो गारंटी प्रोवाइड करना चाहते थे इंडियन प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनली, वो भी नहीं हो पाया था, जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, मोदी जी ने न्यू इंडिया 2022 के लिए जो नारा दिया है वो था करेंगे और करके रहेंगे। ये स्लोगन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इकोनॉमिक सेक्शन में GS3 के अंदर ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर आप इस स्लोगन को यूज़ कर सकते हो। और महात्मा गांधी जी ने वो स्पीच दी थी गोवलिया टैंक मैदान के अंदर। क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन था उसने कुछ प्रोविजन सेट किए थे मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के अंदर इमीडिएटली यानी कि तुरंत फ़ौरन ख़त्म हो जाना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ फ्री ट्रेड टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड फेसिज्म। फेसिज्म तो बहुत ईजी है समझना, लेकिन इम्पेरियलिज्म को समझना थोड़ा कठिन होगा। इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब कोई ज़्यादा मोर पावरफुल या फिर मोर रिच जो होता है अपने भी किसी अंडर में अपने से ज़्यादा लेस इन्फीरियर इंसान को सप्रेस करता है, रिप्रेस करता है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अपनी सुपीरियरिटी अपनी डोमिनेंस उसके ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। तो ट्रेड के अंदर यही हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी सुपीरियरिटी इंडिया के ऊपर जताते थे। इंडिया चाहता था कि हमारी एक कमिटमेंट हो फ्री इंडिया ट्रेड के अंदर, और इस कारण वो किसी भी तरह का इम्पेरियलिज्म और फेसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्म हो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश वहाँ से विड्रॉ कर लें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सैंक्शनिंग हो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। गांधी जी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे पब्लिक के बहुत सारे सेक्शंस को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये कहा था कि अपनी जॉब से रिज़ाइन मत करो, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत अपनी लॉयल्टी अपनी वफादारी जताओ। सोल्जर्स को उन्होंने कहा था कि आप आर्मी के साथ रहो, ठीक है ना, फायरिंग करने से रेफरेंस अपने जो साथी हैं कंपैट्रियट्स अपने साथियों के ऊपर फायर मत करो, लेकिन आप लोग आर्मी को छोड़ो भी मत। पीजेंट्स जो थे उनको कहा था कि पे द एग्रीड अपॉन रेंट, कि जितना भी आप लोगों को रेंट देना है वो दो। इफ़ द लैंडलॉर्ड्स और जमींदार जो हैं वो अगर एंटी गवर्नमेंट हैं तो, लेकिन अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो उनको बिल्कुल भी रेंट मत दो। स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि आपकी इच्छा है, आप अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे और देश की इस क्रांति का हिस्सा भी बनना चाहते हो, तो आप अगर अपने पे भरोसा तो आप बेशक अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो। प्रिंसेस जो राजा थे उनको कहा था कि आप लोगों को सपोर्ट करो और उनके अंदर जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी का मतलब था संप्रभुता है, उसको एक्सेप्ट करो। पीपल जो थे प्रिंसली स्टेट्स के उनको कहा था कि वो रूलर को सपोर्ट करें, अगर वो टू सपोर्ट द रूल ओनली इफ इज़ एंटी गवर्नमेंट, अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है तो ही उसको सपोर्ट करो और खुद को डिक्लेयर कर दो कि वो आप इंडियन नेशन का पार्ट हो। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ था? सेवरल नेशनल लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। कांग्रेस को एक अनलॉफुल एसोसिएशन यानी कि गैर कानूनी एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया था। लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। इनके जितने भी ऑफिस थे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे कंट्री के अंदर उन पर रेड डाल दी गई थी। प्लस में इतने इनके जो भी फंड्स थे उन सबको फ्रीज कर दिया गया था। मूवमेंट का जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा पीसफुल था, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे थे, प्रोसेशंस हो रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट जो था ये तब तक था जब तक महात्मा गांधी का रिलीज़ होना था। सेकेंड हाफ जो था मूवमेंट का बहुत वायलेंट था, उसमें रेड्स हुई थी, ठीक है, फायर हुई थी, पोस्ट ऑफिस के ऊपर आग लगा दी गई थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, रेलवे स्टेशन के ऊपर। लॉर्ड लिनलिथगो ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ वायलेंस को। जो वाइसरॉय थे काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स के, कम्युनिस्ट पार्टी के और अमेरिकन के, कम्युनिस्ट पार्टी और जो अमेरिकन्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। मूवमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स थे जैसे कि यूज़ ऑफ वायलेंट मेथड्स बाय वॉलंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। जो लोग वॉलंटियर और पार्टिसिपेंट थे इन लोगों ने जो वायलेंट मेथड यूज़ किए थे ये थोड़ा सा अगेंस्ट में गया इनके। मूवमेंट को क्रश कर दिया गया था एक रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि लैक ऑफ लीडरशिप था, ठीक है ना, वेल कोऑर्डिनेटेड गाइडेंस नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी मूवमेंट के अंदर। कुछ फ्यू पॉकेट्स के अंदर ही इंटेंसिटी रिस्ट्रिक्ट करती थी। कुछ पार्टीज़ ने सपोर्ट भी नहीं किया था, जैसे कि मुस्लिम लीग ने अपोज किया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी उस टाइम तक गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया था उस पार्टी का बैन, और जैसे हिंदू महासभा था, इन सब ने इस मूवमेंट को अपोज किया था। मीनवाइल उसी समय पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन नेशनल आर्मी को और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को देश के। कब ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? अगस्त 1942 के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब जो सी राजागोपालचारी थे वो भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। मूवमेंट का कंक्लूजन क्या था?
क्विट इंडिया मूवमेंट एक वाटरशेड मूवमेंट था कुछ इस सेंस के अंदर, जो कि जिसने फ्यूचर के जो पॉलिटिक्स थे उनके लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट थी जिसने जहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी कि वी द पीपल, यहाँ से चीज़ निकल गई थी, हम वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इंस्टा फैक्ट्स देख लेते हैं। अरुणा असफ अली, जिनको पॉपुलरली हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर बहुत पॉपुलर थी। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर जो देश का तिरंगा था वो लहराया था मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। फीमेल लीडर्स भी थी जैसे उषा मेहता, उन्होंने हेल्प किया था एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन सेटअप करने में, जिसके कारण इस मूवमेंट की अवेगनिंग को कारगर कर दिया गया था। आगे देखते हैं मेन प्रपोजल्स क्या थे क्रिप्स मिशन के, आईएनसी का रिस्पॉन्स क्या था क्रिप्स मिशन को। अरुणा असफ अली वाला पॉइंट हो गया, सी राजा गोपालाचारी हो गया, आज़ाद हिंद मूवमेंट और ये सब तो मैंने बता दिया आपको, बोस वाला। पार्टीज़ का क्या था वो भी हो गया, कॉजेज़ एंड आउटकम्स भी हो गया। तो हमको दो चीज़ें देखनी है, मेन प्रपोजल्स क्या थे क्रिप्स मिशन के और आईएनसी ने कैसे रिस्पॉन्स किया था क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को। क्रिप्स मिशन से कनेक्टेड दोनों ही जो पार्ट थे, दोनों के ही आंसर हम लोग एक ही स्लाइड में देख लेंगे। क्रिप्स मिशन को भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1942 में इंडिया की ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया का कॉपरेशन सिक्योर करो ताकि ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स के अंदर हम लोगों को सपोर्ट मिल सके। इसको हेड कर रहे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और उनका मिशन था कि किस तरीके से इंडियन लीडर के साथ नेगोशिएट करना है। प्रपोजल जो क्रिप्स मिशन थे वो किस प्रकार थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन को हम एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो एसोसिएटेड रहेगा यूनाइटेड किंगडम के साथ। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इमीडिएटली जैसे ही वॉर खत्म होगा कुछ स्टेप्स लेंगे एक इलेक्टेड बॉडी का, जिसको एक चार्ज मिलेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इंडिया का, और प्रोविजंस थे, ठीक है ना, सो दैट जो इंडियन स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के अंदर। इंडियन यूनियन होगा जिसका डोमिनेंस स्टेटस सेटअप किया जाएगा और वो फ्री होगा डिसाइड करने के लिए उसके रिलेशंस क्या होंगे कॉमनवेल्थ के साथ, और फ्री होगा पार्टिसिपेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में और बाकी इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर। वॉर के एंड होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन की जाएगी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। इस असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनको पार्शली इलेक्ट किया जाएगा प्रोविंशियल असेंबलीज से, कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, और जो पार्शली नॉमिनेटेड होंगे प्रिंसेस के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को दो कंडीशंस के ऊपर, कि कोई भी प्रोविंस जो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना नहीं चाहता है वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकता है। जो नई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी ये एक ट्रीटी को नेगोशिएट करेंगे जहाँ से पावर का ट्रांसफ़र होगा और किस तरीके से रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाएगा। नीचे वाला जो पॉइंट है ऊपर वाले से बिल्कुल कॉमन है। तो हम लोग अब चलते हैं कि अब ऑब्जेक्शंस क्या थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या ऑब्जेक्शन दिखाया था, उन्होंने कहा था कि जो आप ऑफर दे रहे हो हमको डोमिनियन स्टेटस का इंस्टेड ऑफ एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ये हमको नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट्स की नॉमिनीज की है, ये नॉमिनीज के द्वारा दी जा रही है लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा नहीं दी जा रही है। जो राइट टू प्रोविंसेस हैं कि वो अगर चाहें तो अपना एक अलग एरिया, अपना एक अलग डोमिनियन स्टेटस ले सकते हैं, ये हमारे नेशनल यूनिटी के जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। प्लस उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसके अंदर इमीडिएट पावर का ट्रांसफ़र हो, बल्कि इंडिया को डिफेंस के अंदर भी कोई रियल शेयर नहीं दिया जा रहा है। और ओवरऑल आप लोग गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी उसको भी रिटेन कर रहे हो, और जो डिमांड है गवर्नर जनरल की वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, इसको भी आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्शंस थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग सिंगल इंडिया यूनियन के आइडिया के अगेंस्ट हैं। प्लस में उन्होंने कहा था कि ये जो मशीनरी आप बनाना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इसके अगेंस्ट में हैं। प्लस उन्होंने कहा था कि हमारे मुस्लिम जो इनके राइट जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, इनको डिनाई किया जा रहा है, और पाकिस्तान की क्रिएशन की उन्होंने बात की थी। ये सब थे ऑब्जेक्शंस और प्रपोजल्स। Pradeep Kumar Joshi has been appointed as UPSC chairman. This topic is covered in GS paper 2, appointment to the various constitutional posts, power, function and the responsibilities of various constitutional bodies. Context क्या है, एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, उनको रिसेंटली यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इन्होंने सक्सीड किया है अरविंद सक्सेना जी को जो इससे पहले चेयरमैन थे, और करंटली जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं ये कमीशन के मेंबर हैं। चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है और बाकी जो मेंबर्स हैं, आर्टिकल 316 है, वहाँ पर हम लोगों ने बात की हुई है अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। चेयरमैन और जो बाकी मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनको अपॉइंट किया जाता है अंडर यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा, और स्टेट कमीशन जब होता है वहाँ पर गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 6 ईयर का टर्म्स होता है इनका, ठीक है ना। और अगर हम यूनियन कमीशन की बात करें और बेसिकली 65 ईयर्स या फिर
6 ईयर्स का टर्म। और अगर हम स्टेट कमीशन और जॉइंट कमीशन की बात करें वहाँ पर 62 ईयर्स तक का होता है। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो आप चेयरमैन की पोजीशन पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो, लेकिन अगर आप मेंबर हो तो मेंबर से चेयरमैन बन सकते हो। स्टेट लेवल के स्टेट कमीशन के अगर आप चेयरमैन हो तो आप वहाँ से यूनियन के चेयरमैन जरूर बन सकते हो। आर्टिकल 317 है, वो बताता है कि किस तरीके से रिमूवल और सस्पेंशन होगा एक मेंबर का पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। बेसिकली प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर को किस तरीके से जस्टिफाई किया हुआ है, गिल्टी और मिसबिहेवियर को, अगर चेयरमैन जो होता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का बिकम्स इन ए वे विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थिंग, ठीक है ना, कोई भी एग्रीमेंट बनाता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और पार्टिसिपेट करता है किसी भी प्रॉफिटेबल वर्क के अंदर, ठीक है ना, एनीथिंग विच इज साउंड मिसबिहेवियर, उसके तहत प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। बिसाइड्स प्रेसिडेंट मे और बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन केस कोई एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो, बेसिकली इफ़ दे एंगेज ड्यूरिंग हिज और टर्म ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के अलावा कहीं और कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हों, अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन के अंदर वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए अनफिट हों, ठीक है, माइंड और बॉडी से, तो भी उनको रिमूव किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, फंक्शंस क्या हैं यूपीएससी के, चेयरमैन यूपीएससी का फंक्शन यार सिंपल सी बात है ना, रिकमेंड करता है ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल के ऑफिसर्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एक फंक्शन आता है, तो उनके लिए एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाना। चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट रिमूवल हो गया। पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंटिन्यू सर्विस मेंबर्स, ये भी हो गया। पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन उसी का पार्ट था। रिपोर्ट जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये देखने की चीज़ें हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, एक हिंट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ऑल्दो हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऊपर देख लिए थे, आर्टिकल 145 देख लिया था, यहाँ पर आर्टिकल 316 भी देख लिया था, मेजरली 316 होता है और उसके आगे भी होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूपीएससी की वेबसाइट पर ही मेंशन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। आर्टिकल 315 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन और फॉर स्टेट्स होने चाहिए ऐसा बताया गया है। 316 के अंदर बताया गया अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा मेंबर्स का। 317 में बताया गया रिमूवल और सस्पेंशन एक मेंबर का किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से। 318 में कि पावर क्या होगी रेगुलेशंस की एज टू कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ मेंबर्स और जो भी स्टाफ होगा कमीशन का। 319 के अंदर प्रोहिबिशन एज टू होल्ड ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। 320 में फंक्शंस क्या होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के। 321 में पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 322 एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323 रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। रिपोर्ट वाला भी हम लोगों को देखना था ना, तो लेट्स ओपन दिस लिंक। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन कमीशन कि वो एनुअली रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं एनुअली रिपोर्ट जो भी इन्होंने कमीशन ने काम किया होता है। और उसके बाद इनकी ड्यूटी होती है स्टेट कमीशन की, वो एनुअली रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नर को। स्टेट लेवल की रिपोर्ट स्टेट कमीशन सबमिट करता है जो भी उस कमीशन ने पूरा का पूरा काम किया होता है। तो ये स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नर को और यूनियन लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट की जाती है। Now we have Lok Adalat held online. This topic is covered under welfare schemes for the vulnerable sections of the population by the center and states and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institution and the bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section. Context क्या है? First of a kind country के अंदर दिल्ली के स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने रिसेंटली एक ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज की थी। क्यों? दो पार्टीज के बीच मीडिएशन के लिए जो विलिंग थे कि उनका जो मैटर है उसको एमिकेबली यानी कि फ्रेंडली मैनर में सॉल्व कर दिया जाए सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में दिल्ली के। कंडक्ट कैसे किया गया था? ई लोक अदालत के अंदर एक ऑनलाइन लिंक था, उसको समा जो कि बेसिकली एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, इसके तहत कंसर्न पार्टीज को भेजा गया था और जज को जो इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस के ऊपर प्रिसाइड कर रहे थे। सेटलमेंट के बाद एक OTP जो था वो उनको भेजा गया था कंफर्मेशन का कि आपका जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। आउटकम्स क्या थे? 77 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे जहाँ पर टोटल 5838 केसेस थे, इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। वेरियस कैटेगरीज के केसेस थे जहाँ पर टोटल सेटलमेंट का जो अमाउंट था वो अप्रॉक्सीमेटली 46.28 करोड़ का था। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ADR मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ये एक फोरम है जहाँ पर डिस्प्यूट्स और जो पेंडिंग केसेस होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के या फिर कोई एक प्री लिटिगेशन स्टेज के ऊपर होते हैं, उनको सेटल किया जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है एमिकेबली यानी एक फ्रेंडली मैनर के अंदर।
लोक अदालत को हम लोग फॉर्म करते हैं ताकि हम लोग जो भी प्रॉमिस किया होता है अंडर द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हम लोग जस्टिस को सिक्योर करेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, उस चीज़ को हम लोग फुलफिल करते हैं, उस प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है यहाँ पर? आर्टिकल 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि हम लोग फ्री और लीगल एड प्रोवाइड करेंगे वो लोग जो अपने आप जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, डिप्राइव्ड हैं सोसाइटी के, और हम लोग इस तरीके से जस्टिस को प्रमोट करेंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर हम लोगों ने कंपलसरी किया हुआ है कि स्टेट को इक्वलिटी प्रमोट करनी है और एग्जीक्यूट करनी है बिफोर द लॉ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं? जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का, लोक अदालत को उसके अंडर स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है। फाइनल अवार्ड क्या होता है इसके अंदर? जो भी डिसीजन लोक अदालत बनाते हैं कंसिडर किया जाता है वो एक वर्डिक्ट होता है, एक सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट, वो अल्टीमेट होता है और सभी पार्टीज के लिए बाइंडिंग होता है। लोक अदालत के तहत जो भी रेजोल्यूशन किया जाता है उसमें अपील का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। कोई भी लोक अदालत ने वर्डिक्ट बना दिया वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, अल्टीमेट, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप एक लिटिगेशन दोबारा से इनिशिएट कर सकते हो कोर्ट को अप्रोच करके, एक अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन के अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, और जो भी आपका राइट टू लिटिगेट है वो भी आपको एक्सरसाइज कर सकते हो। कोर्ट की फ़ी की बात करें तो कोई भी कोर्ट की फ़ी पेएबल नहीं होती है अगर कोई मैटर लोक अदालत में फ़ाइल किया जाता है। तो अगर एक मैटर जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ का पेंडिंग था उसको अगर अब लोक अदालत में हम लोगों ने रेफ़र कर दिया गया है और यहाँ पर वो सब्सिक्वेंटली सेटल हो गया है, तो जो कोर्ट की फ़ी थी जो कि ओरिजिनली कोर्ट में पे की गई थी उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है उन पार्टीज़ को। नेचर ऑफ केस क्या होती है जिनको रेफ़र कर सकते हैं हम लोग लोक अदालत के अंदर? कोई भी केस जो कि कोर्ट के सामने पेंडिंग होता है उसको आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर कोई भी डिस्प्यूट जो कि कोर्ट के सामने लाया गया हो और लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि बेसिकली लाया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल्ड इन द लोक अदालत। ऐसा कोई भी मैटर जो कि एक अंडर द लॉ, कानून के तहत जिसको हम लोग ऑफेंस नहीं कंसिडर कर सकते, वो लोक अदालत में सेटल नहीं हो सकता है। लेवल और कॉम्पोजिशन क्या होते हैं लोक अदालत के? इसके लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। वी आर नॉट लुकिंग एट दैट थिंग। नेशनल लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज करता है? परमानेंट लोक अदालत क्या हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत, चलो हमें जाना ही पड़ेगा इस लिंक के ऊपर। नेचर ऑफ केसेस जो रेफर किए जाते हैं लोक अदालत को देख लिया। आर्टिकल 39A देख लिया। डिसीजन मेड बाय लोक अदालत, आर दे बाइंडिंग? येस दे आर बाइंडिंग। तो हम लोगों को देखना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इफ़ यू टॉक अबाउट द परमानेंट लोक अदालत, तो ये हमारा जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट होता है 1987 का, उसके सेक्शन 22B के अंडर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। परमानेंट लोक अदालत जो होती हैं इनको ये सेटअप की जाती हैं एक एज परमानेंट बॉडीज़ होती हैं जिन पे चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं जो कंपलसरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कंसिलिएशन का और सेटलमेंट का उन केसेस में जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पोस्टेज, टेलीग्राफ। यहाँ पर अगर पार्टी सेटलमेंट तक नहीं पहुँच पाती है तो परमानेंट लोक अदालत जुरिस्डिक्शन लेता है और डिसाइड कर लेता है उस डिस्प्यूट को। अगर वो डिस्प्यूट किसी ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है तो फर्दर जो परमानेंट लोक अदालत का अवार्ड होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर। जुरिस्डिक्शन होता है परमानेंट लोक अदालत का, वो 1 करोड़ तक के रुपए तक का होता है। यहाँ पर अगर पार्टी सेटलमेंट तक नहीं पहुँच पाती है तो परमानेंट लोक अदालत के पास जुरिस्डिक्शन होता है कि वो केस को डिसाइड करे। फिर इनका जो डिसीजन होता है फाइनल और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ के ऊपर। लोक अदालत का जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इस मैनर में होती हैं कि वो अप्रोप्रिएट हों, ठीक है ना, केस के सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखते हों, और उनके जो विशेज़ होते हैं ऑफ द पार्टीज लाइक रिक्वेस्ट टू हियर द ओरल स्टेटमेंट्स, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट एटसेट्रा। अगर हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है, डिस्पोजल कितना हुआ है परमानेंट लोक अदालत के अंदर, तो 2015 अप्रैल से लेकर 2016 तक का डेटा इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। 292 परमानेंट लोक अदालत एस्टैब्लिश किए गए थे जिसमें से जो फंक्शनिंग थे 239 थे, ठीक है, एज ऑन 31st 2016। नंबर ऑफ सिटिंग 17,000 थे। 1,03,559 केसेस इन्होंने डिस्पोज किए थे और 23,87,291 रुपीज़ का सेटलमेंट इन्होंने किया था। प्लस में हम लोग बात कर रहे थे कि नेशनल लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज करता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, ये प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शंस को, और लोक अदालत जो होती है नेशनल, उनको भी ऑर्गेनाइज करने का काम, ताकि किसी भी डिस्प्यूट का एक एमिकेबल सेटलमेंट किया जा सके, नालसा के अंडर आता है।
Now we have what is the negative import list for the defense announced recently. This topic is covered under government policies and interventions for the development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. कंटेक्स्ट क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है 101 आइटम्स की, 101 आइटम्स की, जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री जिनका एम्बार्गो करेगा, यानी कि उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा देगा। इसका एसेंशियली मतलब होता है कि आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इन आइटम्स को सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी हो सकते हैं या फिर DPSU, डिफेंस के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकते हैं। पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसके मुताबिक इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है 2014 से 2019 के बीच में। इंडिया ने 16.75 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट किया था इस पीरियड के बीच में। गवर्नमेंट जो है इंपोर्टेड आइटम्स की डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहती है और जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको एक ऑक्सीजन देना चाहती है, इसमें ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करना चाहती है। एक इंपोर्टिंग की अगर पॉसिबिलिटी को हम डिनाई कर देते हैं, उसके लिए हम लोग एक नेगेटिव लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो स्टेप अप करे और वो मैन्युफैक्चर करे फोर्सेस की नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव इंडस वाटर ट्रीटी। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। इंडिया ने रिसेंटली एक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है एक मीटिंग होल्ड करने के लिए अटारी के चेक पोस्ट पे, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। और ये मीटिंग जो थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर होने वाली थी। बैकग्राउंड क्या है? मार्च के अंदर इंडिया ने सजेस्ट किया था कि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया था कि वो एक फ़िज़िकल मीटिंग करना चाहता है। फिर इंडिया ने कहा कि फ़िलहाल कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए बॉर्डर के ऊपर मीटिंग करना एडवाइजेबल नहीं है। IWT मीटिंग्स क्या होती हैं और ये कब कब होती हैं? जो प्रैक्टिस है इंडस वाटर ट्रीटी की मीटिंग्स का, ये आता है इंडस वाटर कमिश्नर्स के द्वारा दोनों कंट्रीज़ के। इसमें जो भी इश्यूज़ होते हैं हमारे कि किस तरह से डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना है, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स होते हैं और पूरे के पूरे इंडस रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी कुछ होता है उस सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट ऐसी जो मीटिंग थी दो कंट्रीज़ की वो पिछले साल अक्टूबर में हुई थी इस्लामाबाद में, और जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये मीटिंग होनी थी स्केड्यूल्ड इंडिया के अंदर 31 मार्च से पहले। लेटेस्ट डिस्प्यूट क्या चल रहा है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पर रेटल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है चेनाब के ऊपर, उसके रिगार्डिंग कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने की। इंडिया ने कहा था कि हम लोग एक न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट करते हैं और वो इस मुद्दे को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को चाहता है कि वो एक फाइनल रेजोल्यूशन के ऊपर एग्री करे कि जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के। अब हम लोग देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जिसको कराची में हम लोगों ने साइन किया था 1960 में। उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और उस समय जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे आयूब खान, उनके बीच में, और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। इस ट्रीटी के अंदर इंडिया का जो कंट्रोल है वो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर रहेगा, ब्यास, रावी और सतलुज। इस मैप को देख के आप समझ जाओगे, ब्यास, रावी और सतलुज, ठीक है। और पाकिस्तान का जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा चेनाब, झेलम और इधर इंडस के ऊपर। ओके, इंडस, चेनाब और झेलम। थर्ड पॉइंट, एज पर द ट्रीटी जो वाटर कमिश्नर्स होंगे पाकिस्तान के और इंडिया के वो साल में 2 बार मिलेंगे और जो भी टेक्निकल विजिट्स होंगी वो अपने आप अरेंज करेंगे साइट्स के ऊपर, या फिर क्रिटिकल जो रिवर हेड के वर्क्स होंगे वो। दोनों ही साइट्स वाटर के फ्लो के डिटेल्स शेयर करेंगी कि कितना क्वांटम ऑफ वाटर यूज़ किया जा रहा है इस ट्रीटी के अंडर। ट्रीटी ने कुछ मैकेनिज्म सेट किया था कि दोनों कंट्रीज़ को कोऑपरेट करना है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है दोनों कंट्रीज़ को किस तरीके से वाटर का वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ। देखो, पंजाब जो वर्ड है ना, PUNJAB, ये वर्ड निकल क्या है? 5 आब से। आब का मतलब होता है वाटर, तो 5 आब, 5 रिवर्स वहाँ पे फ्लो करती थी, इसलिए उस रीजन का नाम था पंजाब। एक्चुअल में जो पंजाब रीजन है वो ऐसे रीजन बनता था पहले पूरा, जब हम लोगों का बिफोर पार्टीशन, तो इस पूरे रीजन के अंदर ये 5 नदियाँ फ्लो करती थी, इसलिए इस रीजन का नाम था पंजाब। पार्टीशन के बाद जो आधा पंजाब हमारे पास आ गया था, आधा पंजाब उधर चला गया था, लेकिन नाम आज भी इसका वही है। जितने भी क्वेश्चन है इंडस, उसके ट्रिब्यूटरीज, कब साइन हुआ था, किसने ब्रोकर किया, हाइलाइट्स, परमानेंट इंडस कमीशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो इस रिगार्ड में। परमानेंट इंडस कमीशन वही है जो इंडस वाटर ट्रीटीज के अंडर साइन हुआ था, उसका काम ही यही है, कोऑपरेशन करवाना, ठीक है, डेटा शेयर करवाना, इनकी मीटिंग्स करवाना, ये सारा का सारा काम परमानेंट इंडस कमीशन का ही है।
ठीक है, यहाँ पर टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू।